सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम लोग देखने वाले हैं द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी का टॉपिक नंबर 1, जो कि हमारा व्हाट इज सोवियत सिस्टम। इससे पहले हम लोग 2 वीडियोस कवर कर चुके हैं इस चैप्टर की। पहली वीडियो थी हमारी जिसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस करे थे जितने भी टॉपिक्स थे, उनको रिलेट करा था कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और कौन से टॉपिक का मतलब क्या है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने ओवरव्यू डिस्कस करा था जो आप लोगों के पेज नंबर 1 पर गिवन होता है, मतलब हर चैप्टर के पेज नंबर 1 पर। तो हम इसका पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे कि सोवियत सिस्टम था क्या। इसके अंदर बात करेंगे इकोनॉमिकली वो कैसा था, पॉलिटिकली क्या था, हमें उसकी आइडियोलॉजी तो पता है विच इज़ सोशलिज्म और कम्युनिज्म। दोनों में डिफरेंस मैंने आप लोग को अपनी पहली वीडियो में बताया था जो कोल्ड वॉर की बनाई थी। अगर आप लोग को देखना है तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहला यही आता है मीनिंग, यूएसएसआर है क्या? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, मतलब कि रशिया प्लस 14 रिपब्लिक्स मिलकर यूएसएसआर बनाते हैं। यूएसएसआर कोई एक कंट्री का नाम नहीं है, आप अगर इसे मैप पे ढूंढोगे तो ये नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये रशिया प्लस 14 रिपब्लिक्स को मिलाकर बनता है, ये ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है। ठीक है, तो रशिया में क्या होता है 1917 के अंदर क्या होता है, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन चल रहा होता है रशिया के अंदर। ठीक है, उस टाइम पर क्या होता है कि जो ये रेवोल्यूशन होता है ना, ये इंस्पायर्ड होता है कौन से आइडियोलॉजी से? वो होता है सोशलिज्म। आइडिया बोल लो या आइडियोलॉजी बोल लो, और ये अपोज करता है किसको? कैपिटलिज्म को। ठीक है, तो ये इंस्पायर होता है सोशलिज्म से और अपोज करता है कैपिटलिज्म को। प्लस इसमें ये बोला जाता है कि नीड फॉर अ इगैलिटेरियन सोसाइटी। इगैलिटेरियन का मतलब होता है इक्वालिटी वाली सोसाइटी, मतलब कि सब बराबर हो। ऐसा ना हो कि एक के पास तो इतने सारे मकान है रहने के लिए, पर एक के पास वो बेचारा बेघर है, उसके पास कोई घर ही नहीं है रहने को। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को हम लोग इक्वालिटी बोलते हैं कि सब जो भी मतलब एक देश के अंदर लोग रह रहे हैं उन सब के पास इक्वालिटी हो। तो इगैलिटेरियन का मतलब वही होता है। तो हमारा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन 2 चीज़ों से इंस्पायर्ड था। कौन सा? एक तो सोशलिज्म के आइडिया से, प्लस नीड फॉर अ इगैलिटेरियन सोसाइटी, दैट सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो ये क्या था? ये बिगेस्ट अटेम्प्ट था अब तक का ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर कि किसी ने ऐसा ट्राई करा था अबॉलिश करने का कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाए और एक ऐसे सोसाइटी को डिज़ाइन किया जाए जिसमें इक्वालिटी बेस हो। ठीक है, तो आप लोगों की बुक में लाइन लिखी गई और काफ़ी अच्छी लाइन है कि ये बिगेस्ट अटेम्प्ट है पूरी ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर जहाँ पे हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करना चाहेंगे और डिज़ाइन करेंगे एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर सभी लोग इक्वल हों, जो इक्वालिटी पर बेस हो। और ये हमारा कौन सा था? सोशलिस्ट रेवोल्यूशन के अंदर ये बात करी गई थी। अब हम बात करते हैं सोवियत सिस्टम का पॉलिटिकल सिस्टम क्या था। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सोवियत सिस्टम, या फिर अगर मैं यूएसएसआर बोलूँ, या फिर मैं सेकंड वर्ल्ड बोलूँ, या फिर मैं सोशलिस्ट ब्लॉक बोलूँ, सबका मतलब एक ही है। तो आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले ये इस चैप्टर के काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम ये था कि ये लोग स्टेट को काफ़ी ज़्यादा प्राइमेसी देते थे। मैंने पहली वीडियो में ही बताया था, स्टेट का मतलब मैं इधर इंडिया जैसे स्टेट की बात नहीं करी, चंडीगढ़ कर्नाटका ऐसा नहीं। इसमें स्टेट का मतलब होता है सेंटर, मतलब कि पूरा, जैसे इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ना, जो मेन गवर्नमेंट होती है, उस वो होता है इसका मतलब। ठीक है ना, स्टेट का मतलब इस पूरी बुक के अंदर यही होगा, कहीं पर भी कंफ्यूज मत होना, बहुत बेसिक है ये। तो ये लोग क्या करते हैं, हमेशा ये लोग प्राइमेसी देते हैं स्टेट को एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी, मतलब कि जो एक मेन पावर है, मेन पार्टी है किसी भी एक देश के अंदर, उसके इंस्टीट्यूशन प्लस उसको सबसे ज़्यादा जो प्राइमेसी होती है, जो इम्पोर्टेंस होती है वो दी जाती है। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर ये पार्टी रूल कर रही है इस कंट्री के अंदर तो वो सिर्फ अपने लोगों का भला ही चाहेगी। क्यों? क्योंकि एक स्टेट कंट्रोल स्टेट है जिसके अंदर जो मेन पावर होगी वो हमेशा स्टेट के पास होगी, वो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी। तो उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा अधिकार होते हैं। ठीक है, सेकंड ये आप लिख सकते हो, अगर आपका 4 मार्क का क्वेश्चन आता है तो आप देखो ये 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी तरीके से अपने नोट्स पे बना सकते हो आप लोग। उसके बाद सेकंड है सेंटर अराउंड कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब एक पार्टी होती है जिसको कम्युनिस्ट पार्टी बोलते हैं क्योंकि कम्युनिज्म इन लोगों की आइडियोलॉजी होती है, तो उसी के अराउंड पूरा सेंटर जो होता है वो वर्क करता है। थर्ड है नो अपोजिशन और पॉलिटिकल पार्टी वाज अलाउड, मतलब कि इसमें ना तो कोई अपोजिशन होगा ना कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी, सिर्फ एक ही पार्टी रूल करेगी
वो खुद में ही अपोजिशन होती है, खुद में ही विनर होती है, और इसी तरीके से ये स्टेट्स चलते हैं। तो जो पूरी इकनॉमी होती है ना किसी भी स्टेट की, वो कंट्रोल करी जाती है स्टेट के थ्रू। मतलब किसी भी अगर क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल सकते हैं जैसे कि हमारा यूएसएसआर था या फिर रशिया था, तो ऐसी कंट्री होगी ना तो उसकी पूरी जो इकनॉमी होगी वो स्टेट कंट्रोल करेगा, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी। ये इसका पॉलिटिकल सिस्टम मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करा। इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोग को पता होने चाहिए, प्लस आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि सोशलिस्ट रेवोल्यूशन किससे इंस्पायर था, क्या उनकी नीड थी। अब हम बात करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड कौन सा था हमारा, 1939 से लेके 45 तक का। तो क्या होता है जब ये वॉर ख़त्म होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उसमें क्या होता है ईस्ट यूरोप की कंट्रीज़, ईस्ट यूरोप कौन सी कंट्रीज़ होती हैं, मैंने आपको बोला है मैप को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो। तो ईस्ट यूरोप में कंट्रीज़ आती है हमारी बेलारूस, यूक्रेन, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं, आप लोग और भी चेक करना, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। तो क्या था कि इनके ऊपर किसी और पावर ने अपना कंट्रोल कर रखा था। तो सोवियत यूनियन क्या करता है, इन सारी पावर्स को लिबरेट करवाता है उन लोगों से और अपने कंट्रोल के अंदर लेकर आ जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि ये सारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ मिलकर सेकेंड वर्ल्ड नाम का एक कॉन्सेप्ट लेके आती हैं, सोवियत ब्लॉक बनाती हैं, ठीक है। इन्हीं ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ को, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को प्लस रशिया को हम लोग बोलते हैं क्या, सेकेंड वर्ल्ड और सोशलिस्ट ब्लॉक। फिर क्या करते हैं ये लोग, वॉर्सो पैक्ट साइन करते हैं। वॉर्सो पैक्ट क्या था, ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये है क्या। तो ये एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि कब बनाई गई थी, 1955 के अंदर बनाई गई थी। मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में पढ़ाया था ये। और इसमें जो चीज़ आपको याद करने की है वो ये है कि ये अलाइंसेस बनाते थे। मैंने आपको वीडियो में बताया था, पहली वीडियो में जब कोल्ड वॉर पढ़ा था, तो जो ये होती है ना कंट्रीज़, ये बड़ी बड़ी सुपर पावर्स जो थी अपने अलाइंस बनाती थी। अब अलाइंसेस को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कंट्रीज़ क्या करती थी, कुछ जैसे ये इन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया ना, इस तरीके के उन लोगों ने अपने अलाइंसेस को ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया। तो जैसे कि हमारे यूएसए ने नेटो बनाया था, ऐसे ही इन लोगों ने एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी जिसको हम लोग वॉर्सो पैक्ट बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। फिर इनका लीडर कौन था, अब जिसने बनाई है वही होगा, लीडर था हमारा यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, पता होना चाहिए। तो ये इस तरीके से जो हमारा यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट होता है वो आता है। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में ये तो सीखा था यूएसएसआर क्या है, पर आपको ये नहीं पता था कि यूएसएसआर का कॉन्सेप्ट कैसे आया, तो यहाँ से आया। इसीलिए मैंने बोला है कि चैप्टर 1 पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, भले ही वो आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे सोवियत सिस्टम की इकनॉमी के बारे में। इकनॉमी में क्या है, सब इसमें हमारे 1 2 3 4 5 मतलब 6 पॉइंट है, आप 5 ही मान लो, ठीक है। 5 पॉइंट है, आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। तो इकनॉमी में, इकनॉमी मोर डेवलप्ड देन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होता है, इसका मतलब ROW रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट यूएस। मतलब कि इसकी इकनॉमी डेवलप तो थी, बाकी कंट्रीज थे, लेकिन यूएस से पीछे थी। मतलब सारी कंट्रीज से डेवलप थी, बट यूएस से जब इसके आगे आता था तो ये थोड़ी कम पड़ जाती थी। प्लस सेकेंड ऐसा इसका कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क था, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज थे इन लोगों के पास, जैसे कि ऑयल, आयरन, स्टील एक्सेट्रा। ये इन लोगों, इसका सेकंड पॉइंट है कि इन लोगों का जो कम्युनिकेशन था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, काफ़ी कॉम्प्लेक्स था इनका नेटवर्क, रिसोर्सेज पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी इनकी पकड़ थी। थर्ड है हम लोगों का ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ट्रांसपोर्ट सेक्टर क्या था, उससे हेल्प ये मिलती थी कि जो रिमोटेस्ट एरिया होता है, रिमोट एरिया होता है मतलब गाँव वाले जो एरिया होते हैं ना, जिनमें इतना डेवलप नहीं होते वो, या फिर उसमें डेवलप होने की बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो उनको बोलते हैं रिमोट एरिया। अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो ये नॉर्मल टर्म्स है आप लोगों की। तो रिमोट एरिया जो होते हैं ना, उनको एफिशिएंसी से कनेक्ट कर लेते थे, इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऐसा था। फोर्थ है हम लोगों का डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, मतलब कि अपने खाने लायक तो बना ही लेते थे। कंज्यूमर मतलब हम लोग बोलते हैं ना, जिनको, अगर आप लोगों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आप लोगों को कंज्यूमर का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा। तो इन लोग की इंडस्ट्री जो थी वो डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री थी, जिसके अंदर ये लोग पिन से लेकर कार तक सब कुछ प्रोड्यूस करते थे। उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, बट हाँ काम चलाऊ थी, अपना काम कर लेते थे।
पिंस टू कार्स का मतलब ये है कि हर छोटी से छोटी चीज़ और हर बड़ी से बड़ी चीज़ ये लोग खुद ही प्रोड्यूस करते थे। अपने देश के लिए ये लोग खुद ही काम कर लेते थे, मतलब इनके सिटीज़न को किसी भी चीज़ के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था। ऐसा नहीं होता था कि ये लोग इम्पोर्ट करते थे, इसका मतलब ये है। ठीक है, उसके बाद है अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ ऑल सिटीजन, मतलब कि इनकी गवर्नमेंट ऐसी थी, मतलब स्टेट कंट्रोल वाली गवर्नमेंट ऐसी थी कि वो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर सिटीज़न को देती थी, चाहे कितने भी सिटीज़न हो। अब ये इनकी जो गवर्नमेंट थी वो इन लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती थी, बेसिक नेसेसिटी मिलती थी इन लोगों की। कैसी होती है? बेसिक, हेल्थ हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ें इन लोगों को मिलती थी। प्लस सबसे अच्छी बात यह कि इस कंट्री के अंदर या यूएसएसआर के अंदर कोई भी अनएम्प्लॉय नहीं था। अब क्यों नहीं था? क्योंकि भाई स्टेट के अंडर में सारी चीज़ें आती थी, तो उन्हें वो इंडस्ट्रीज़ खोल देते थे, उसके बाद जो भी मतलब अनएम्प्लॉय रह जाता था उसको लगा देते थे वहाँ पे। तो स्टेट बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखती थी। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे 6th है हमारा, स्टेट ओनरशिप थी, मतलब स्टेट ही ओनर करता था हर चीज़ को। कभी कभी ये लोग डोमिनेंट की तरह वर्क करते थे, डोमिनेंट फॉर्म ऑफ ओनरशिप, मतलब एक डोमिनेंट तरीके से ओन करते थे चीज़ों को। लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट, अब एसेट का मतलब आप लोग इकोनॉमिक्स में आप लोगों का गवर्नमेंट बजट का चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, उसमें आप लोग इसका बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको, पर अभी मैं बता देती हूँ। एसेट होता है आप लोगों की खुद की प्रॉपर्टी, जिससे आप लोग कोई मतलब आप लोगों के ऊपर कोई बर्डन ना हो। अब जैसे बोलते हैं ना, प्रॉपर्टी होती है लोगों की जिनसे किराया आता है, तो वो आप लोगों का एक एसेट की तरह वर्क करता है, उसमें आपको कोई भी पैसा देना नहीं होता, वहाँ से पैसा आता है। तो लैंड प्लस जहाँ से भी इनका प्रोडक्टिव एसेट था, मतलब जहाँ से इनको पैसा अर्न होता था, वो सब कुछ स्टेट कंट्रोल करती थी। मतलब कि जहाँ से भी कोई भी प्रॉफिट होगा वो सारा स्टेट के पास होगा। उसके बाद अब आप ये पूछोगे कि जब इतने ज़्यादा फ़ायदे थे तो इनके ड्रॉबैक्स भी होंगे कुछ ना कुछ। इतनी अच्छी कंट्री थी बट फिर भी कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स थे जो आपको और अच्छे से पता होने चाहिए। इसके अंदर हम लोग बात करेंगे अब ड्रॉबैक्स की, कि इस कंट्री के अंदर ड्रॉबैक्स कौन कौन से थे, यूएसएसआर में कौन कौन से ड्रॉबैक्स थे जो कि हमें पढ़ने चाहिए, और इनसे क्वेश्चन आ भी सकता है क्योंकि ये 5-6 होते हैं कम से कम। तो ये क्या बन गई थी? ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन बन चुकी थी। अथॉरिटेरियन का मतलब होता है मतलब जो कि सिर्फ अथॉरिटी की सुने, मतलब कि ना लोगों को कुछ अधिकार ना हो और ना लोगों को कुछ समझा ही ना जाए, मतलब अथॉरिटी की बात अगर उन्होंने बोला कि ये काम होगा तो मतलब होगा। तो ऐसे ही ये वर्क कर रही थी, और इससे क्या था कि सिटीज़न की लाइफ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गई थी। भाई वो कुछ बोलते हैं उनकी कोई सुनता ही नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा पहला पॉइंट है, ये इन लोगों का ड्रॉबैक था, बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। सेकंड है हम लोग का लैक ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब कि डेमोक्रेसी की बहुत ज़्यादा कमी थी, एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच। मैंने बताया ना कि लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं थी। अगर सरकार कुछ गलत काम कर रही थी तो पहले के टाइम पे लोग कैसे बताते थे, जो कॉमिक बुक्स नहीं बोलते बट उनको जोक्स वोक्स बोलते हैं, जो प्रिंटेबल फॉर्म में वो लोग बनाते थे, कार्टून्स जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उन लोगों की भी, उन चीज़ों की भी लोगों को आज़ादी नहीं थी। तो ये तो एक ऐसी अथॉरिटेरियन इसको बोलते हैं कि भाई अथॉरिटी की सुन रहे हो पर लोगों की कुछ नहीं सुन रहे हो। तो ये इसकी सेकंड प्रॉब्लम थी। उसके बाद सोवियत के जो स्टेट थे, मतलब कि सोवियत यूनियन के जो कंट्रीज़ थी उसके जो स्टेट्स थे, वो क्या चाहते थे? अब एक रिफॉर्म चाहते थे इसी को लेकर। वो क्या बोलते थे कि जो ये वन पार्टी सिस्टम है ना तुम लोगों का, कि भाई तुम लोगों ने एक पार्टी बना दी, वो पूरी कंट्री को रूल करेगी। उससे क्या है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइट कंट्रोल होता है इंस्टीट्यूशन के पास, और वो अनअकाउंटेबल है, मतलब कि एक तो हर इंडस्ट्री के ऊपर उनका कंट्रोल है, प्लस वो एक अनअकाउंटेबल है, मतलब कि वो किसी के लिए जवाबदेही नहीं, उसको किसी को जवाब ही नहीं देना, तो जो उसे सही लगता है वो वही करती है। तो ये इनकी थर्ड प्रॉब्लम थी। उसके बाद